हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भानु फ्रॉम स्टडी एंड फन विद भानु। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट करेंगे, जिसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म के इन यूरोप, जिसका पार्ट 7 करेंगे। ठीक है। इसके पहले के वीडियोस, अगर आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक चाहिए और प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में पा जाएंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि क्या हो सके, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय से मिलते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। तो हम लोग आज से क्या करेंगे ना, आपके वीडियो से सीधे एनसीईआरटी से एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइनिंग होगा। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, कैसे नेशन का विजुअलाइज हुआ पूरे यूरोप में। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। तो बोला ये गया है, वाइल इट इज़ ईजी एनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टेचू। तो क्या हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा तरीके से और बहुत ही इजी हो जाएगा अगर किसी रूलर को रिप्रेजेंट करना है एज अ पोर्ट्रेट से और एक स्टेचू से अगर डिनोट करें, तो किसी भी रिप्रेजेंट को, किसी रूलर के रिप्रेजेंट को दिखाना है तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है। हाउ डज़ वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू ए नेशन। तो कैसे एक कोई जाता है, वो क्या एक नेशन को अपना खुद का एक फेस दे सकता है, कैसे उसे एक नाम दे सकता है। तो ये कैसे हो सकता है। आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज फाउंड अ वे आउट बाय द पर्सोनिफाइंग अ नेशन। तो देखिए, जो पहले के समय के आर्टिस्ट रहा करते थे, जैसे कि 18th और 19th सेंचुरी की बात करें, तो वो फाइंड करते थे कई पर्सोनिफाई करने वाले, नेशन को पर्सोनिफाई करने वाले लोगों को फाइंड आउट करते रहते थे। ठीक है। उसके बाद से देखेंगे तो इन अदर वर्ड्स, अगर और भी अलग वर्ड से देखें तो ये रिप्रेजेंट करते हैं एक कंट्री एज इफ़ इट वर अ पर्सन। अगर रिप्रेजेंट करे तो जो कंट्री होता है वो कैसे थे, एज अ पर्सन उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेशन वर द पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर। नेशन को कैसे पोर्ट्रेट किया जाने लगा, दर्शाया जाने लगा, एज अ फीमेल फिगर्स के साथ साथ दर्शाया जाने लगा। द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पार्टिकुलर वुमेन इन अ रियल लाइफ। तो क्या हुआ, जो फीमेल फॉर्म था जो चूज़ किया जाने लगा पर्सोनिफाई करने के लिए नेशन को, वो स्टैंड ही नहीं हो पाया। क्या करने के लिए, एक पार्टिकुलर वुमेन के द्वारा स्टैंड ही नहीं किया जा सका, किसमें, इन रियल लाइफ में देखें। और रैदर इट्स आउट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन ए कंक्रीट फॉर्म। तो क्या हुआ थे, इसके बाद से क्या हुआ था, तो अगर देखें तो क्या होता था, जो रेदर इट्स आउट टू गिव एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ये क्या देता था, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देता था, एक भाव रखने की आइडिया, अपने एक संदेश देता था। क्या, नेशन ए कंक्रीट फॉर्म में, एक कंक्रीट फॉर्म में एक नेशन को दर्शाने के लिए क्या देता था, एक आइडिया देता था। कौन देता था, जो फीमेल के स्टैचूज़ वगैरह बनाए जाते थे, फीमेल एक पार्टिकुलर वुमेन को दर्शाया जाता था एज अ कंट्री का डिनोशन। ठीक है। दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन। इसी के साथ साथ तो फीमेल फिगर जो बनाए जाते थे, स्टेचूज़ बनाए जाते थे, उन्हें क्या जाना जाने लगा, एज अ एलिगरी माना जाने लगा। क्या माना जाने लगा, एलिगरी। एलिगरी इज़ यूज टू डिनोट अ कंट्री। तो एक कंट्री को डिनोट करने के लिए एलिगरी का यूज़ किया जाने लगा। ठीक है। समझ में आया सबको। हम लोग देख सकते हैं ये फिगर है, जिसका क्या फिगर है, किनका, तो पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 1850 का पोस्ट पे जो स्टेज स्टैम्प लगता था विद द फिगर ऑफ मैरियाना के फिगर के साथ जो लगा हुआ है। द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस में मैरियाना का एलिगोरी लगा हुआ था और उसे इससे रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है। तो ये पोस्टेज पे ऐसा स्टैम्प लग के पहले आया करता था। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। तो फिर अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें। ठीक है। यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस,
together with this republic. These ideals were represented through specific objects or symbols. As you would remember, the attributes of liberty are the red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scale. क्या होता था समय, क्या होता था? अगर हम रिकॉल करें, किसे रिकॉल करें, जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें जो आर्टिस्ट थे वे क्या यूज़ करते थे? फीमेल एलिगरी यूज़ करते थे एज अ पोर्ट्रेट, जिसके आइडियाज़ दिए जाते थे किस चीज़ों के? जस्टिस को, लिबर्टी को और रिपब्लिक को। अगर ये जो आइडियाल्स जो थे, ठीक है, दीज आइडियल्स फिर को इनको रिप्रेजेंट किया जाता था थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल। इन्हें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, एक स्पेसिफिक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था। एज यू वुड रिमेंबर, जैसे अगर आप रिमेंबर कर सके, द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी, जो लिबर्टी का एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि रेड कैप और ब्रोकन चैन हो गया, वाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल। तो जैसे कि ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो होती हैं वो कैरी की रहे हैं क्या? अगर एक वेइंग स्केल को कैरी किए हों, ठीक है, जनरली ये सभी क्या है, सिंबलाइज करते हैं, एक एलिगोरी के एज एक्ट करते हैं, और इन्हें उसमें जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय यूज़ किया जाता था, ये सबको बताया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आगे, तो बताया गया है कि सिमिलर फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। फिर बाद में क्या हुआ, जो 19th सेंचुरी के एलिगरीज जो थी, फीमेल एलिगरीज को बाद में फिर से इन्वेंट किया गया 19th सेंचुरी के समय, और उन्हें रिप्रेजेंट किया गया, उन्हें उनसे द्वारा एक नेशन को रिप्रेजेंट किया जाता था। इन फ्रांस में अगर बात करें, शी वॉज क्रिश्चियन मैरियाने, a popular Christian name which underline the idea of a people's nation। अब क्या हुआ, फ्रांस की अगर बात करें तो वहाँ पे क्रिश्चियन मैरियाने नाम की एक नाम था, ठीक है, जो क्रिश्चियन नेम है, ठीक है, इन्हें अंडरलाइन किया गया एज अ आइडिया ऑफ नेशन, पीपल ऑफ नेशन। कहाँ के? फ्रांस के, ठीक है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक था उन्हें ड्रॉ किया जाता है कहाँ से? लिबर्टी से लेके रिपब्लिक तक, ठीक है। द रेड कैप, द ट्राई कलर, फिर द कॉकेड, स्टैचू ऑफ मैरियाना वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड to pursue them to identify with it. Mariana images were remarked there on coins and stamps। तो देखिए क्या होता था, क्या हुआ, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो ड्रॉ किया गया लिबर्टी और रिपब्लिक्स के लिए, ठीक है। जैसे कि रेड कैप, फिर ट्री कलर जो था, कॉकेट, ये सभी क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, हर एक सिंबल एक एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता था। जैसे कि स्टैचू ऑफ मैरियाने का इरेक्ट किया गया कहाँ पे? इन पब्लिक स्क्वायर्स में, टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ नेशनल सिंबल का, जैसे रिमाइंड कर सके, जो किसे दिखाएगा? यूनिटी, टू परस्यू देम एज आइडेंटिफाई द इट, इसे फिर से आइडेंटिफाई किया जा सके। मैरियाना का जो इमेज था वो मार्क किया गया ऑन द कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, और मैरियाना का जो कॉइन्स था, जो भी सिंबल था, उनका जो इमेज था उसे कॉइन्स के ऊपर, स्टैम्प्स के ऊपर भी रिमार्क किए जा सके, ठीक है, उसके ऊपर छापने लगा गया, ठीक है। लास्ट में देखें तो सिमिलरली, जैसे ऐसे ही जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। जर्मेनिया क्या बन गई? एक एलिगरी बनी गई जर्मन नेशन का। तो जर्मन नेशन को एज अ रिप्रेजेंट करती थी जर्मेनिया। जैसे कि भारत में क्या होता है, इंडिया में भारत माता बोला जाता है एज इट इज़, जर्मन में वहाँ पे बोला गया जर्मेनिया, जो रिप्रेजेंट करती थी वहाँ के एलिगरी एज अ, ठीक है। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव। अगर जर्मेनिया का विजुअल देखा जाए कैसे वो दिखती थी, तो वो था एक क्राउन था जो कि ओक लिप्स लगाई हुई थी, ठीक है। क्राउन किसका मेडअप अप था? ओक लिप का। एज अ जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, जैसे कि ओक जो होता है जर्मन में, तो हीरोइज्म की
लिए स्टैंड करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिगर देख सकते हैं जर्मेनिया का। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे ओक लिप्स का इनके पास क्राउन है। ठीक है, उसके साथ देखें तो इनके पास एक स्वॉर्ड है, ट्रे कलर का फ्लैग है, इन्होंने जो ड्रेस वेयर किया है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि ये जो फिगर किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, देखिए जर्मेनिया जर्मेनिया फिलिप विट के द्वारा बनाया था 1848 में। द आर्टिस्ट प्रिपेयर दिस पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया ऑन अ कॉटन बैनर पे इन्होंने बनाया था। इट वॉज मीन टू हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द चर्च ऑफ सेंट पॉल वेयर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज कन्वेन्ड इन मार्च 1848। अब देखिए कुछ न्यू वर्ड्स इसमें आए थे, जैसे पहला वर्ड अभी हमने पढ़ा ना, एलिगरी। तो एलिगरी क्या होता है? व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फ्रॉम इंस्टेंस ग्रीड इन वी फ्रीडम लिबर्टी इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। तो क्या एक इंस्टेंस को, एक ग्रीड को और इन वी फ्रीडम को, लिबर्टी को जब एक्सप्रेस किया जाए किसी एक पर्सन के द्वारा या थिंग के द्वारा, उसी को क्या बोलते हैं? एलिगरी बोलते हैं। एंड एलिगोरिकल स्टोरी An allegorical story has two meanings, one literal and one symbolic। अगर एलिगोरी का मीनिंग हम समझें तो एक होता है और लिटरल मीनिंग भी आता है और एक सिंबलिक मीनिंग आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो जर्मेनिया है ना, उसके जो सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उन वो पजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पहला सिंबल दिया हुआ ब्रोकन चैन, क्या है? ब्रोकन चैन ये बीइंग फ्रीड का एक सिंबलाइजेशन देता है। जैसे कि जो चैन है, एक साथ ऐसे चैन है। ठीक है, अब ये जब ब्रोक हो जा रहा है, पहले क्या था, एक साथ लोग एक जो बोलेगा वही करना रहता था राजा के शासन में। ठीक है, बट जब चैन जो है वो ब्रोक हो गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे चैन ब्रोक हो गया, इसका मतलब ये कि वो लोग अब फ्री हो चुके हैं। जिनके पास मान लीजिए चैन लगा है, उन्हें क्या करके मतलब एक जेल में बंद करके रखा गया, तो वो क्या फ्री हैं? क्या वो कुछ कर सकते हैं अपने मन का? नहीं। अगर उनके चैन को खोल दिया जाए और वो जेल से उन्हें बाहर कर दिया जाए तो वो लोग अपना काम कर सकते हैं जो भी चाहे, तो वो फ्री कहलाएंगे ना। एज इट इज़ यहाँ पे जो ब्रोकन चैन है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? बीइंग फ्रीड का। ठीक है, इसके साथ देखें तो ब्रेस्ट प्लेट विथ एगल, जो एगल ईगल है ना, किसके साथ? ब्रेस्ट प्लेट के साथ। ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर जो ईगल है वो क्या सिंबलाइज करता है? जर्मन एम्पायर का स्ट्रेंथ को एम्पायर सिंबलाइज करता है कि जर्मन कितना उसका स्ट्रेंथ है। क्राउन ऑफ ओक लिप्स को देखा जाए तो हीरोइज्म को बताता है। ठीक है, और स्वॉर्ड को देखा जाए तो वो रेडीनेस टू फाइट, हमेशा तैयार हैं क्या करने के लिए? फाइट करने के लिए, उसको बताता है। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड की साइड में ओलिव ब्रांचेस जो है ना, वो विलिंगनेस टू मेक पीस, वो क्या करने के लिए? हम पहले तो हम चाहते हैं कि बातचीत करके वॉर को टाल दें, मगर अगर आप तब भी नहीं मानते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? एकदम तैयार हैं वॉर के लिए। तो पहले स्वॉर्ड के साथ में जो ओलिव ब्रांच है, ओलिव ब्रांचेस को लगाया गया है ताकि पहले आप बातचीत करके अगर कुछ कर सकते हैं तो करिए, तब फिर उसके बाद से अगर नहीं मानते हैं फिर तो हमें क्या करना होगा? वॉर के लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, फिर ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर जो फ्लैग में लगा हुआ है, ये क्या है? फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट, लिबरल नेशनलिस्ट जो थे 1848 में, उनका फ्लैग था। ठीक है, और बैन बाय द ड्यूकेस ऑफ द जर्मन स्टेट, जो ड्यूकस थे जर्मन स्टेट के, उन लोगों के द्वारा बैन किया गया इसे। ठीक है, और रेज ऑफ राइजिंग सन, जो पीछे सन का राइज हो रहा है, सन राइज हो रहा है, उस वो किसे दर्शाता है? तो देखते हैं बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईरा, एक नए ईरा की शुरुआत हो रही है, नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जो भी था हमारा क्या बोल सकते हैं, राज शासन जो भी था उसे बंद कर दिया गया। अब एक लोग फ्री हो चुके हैं, एक गणतंत्र, एक स्वतंत्र देश की तरह जिएंगे लोग। ठीक है,
यहाँ पे देखिए ये फिगर पूरा दिया हुआ है कौन सा, यहाँ पे ये स्वॉर्ड रखा हुआ है, ये स्वॉर्ड है, ब्रोकन चैन है, फिर यहाँ पे ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर एगल का फिगर है, एगल है, ठीक है। उसके बाद से क्राउन हो गया, यहाँ पे ओलिव ब्रांचेस हैं, ये देखिए साइड साइड में, ये हो गया वो फ्लैग जो भी बनाया गया था उस समय। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है फिगर, इस फिगर का मतलब ये है कि ये जो जर्मेनिया हैं ये क्या हो गए हैं, फाल हो गई हैं, मतलब उस समय उनका कोई वैल्यू नहीं रहा था। तो इसे किसने बनाया था, जूलियस हाबनर ने बनाया था 1850 में, ठीक है। और आगे चलें तो एक और फिगर मिलता है ये, इस फिगर में ये बताया गया जो जर्मेनिया है ना, ये एकदम रेडी है क्या करने के लिए, ये रेडी हैं और रखवाली कर रही हैं किसका, राइन का, मतलब जो भी जर्मन है, जर्मन स्टेट्स को सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम तैयार है फाइट करने के लिए, ठीक है। कोई भी यहाँ पे आँच नहीं आने देंगे, ठीक है। अब देखेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म कैसे आया पूरे वहाँ पे यूरोप में। तो जो फर्स्ट लाइन दिया हुआ है, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना और लोग कैसे स्वतंत्र हुए, वो कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, by the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century। देखिए भाई क्या हुआ, लास्ट क्वार्टर की बात करें 19th सेंचुरी की, तो जो नेशनलिज्म था वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सका, ठीक है। इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल, अगर इसका देखें जो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स थे फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी में, बट बिकेम अ नैरो क्रेड, ये बहुत ही एक नैरो क्रेड बन गया विद लिमिटेड एंड्स, जो लिमिटेड एंड्स के साथ था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड की बात करें उस समय में क्या होता है, नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकम इंक्रीजिंगली intolerant of each other and ever ready to go to war, और वो क्या होने लगे, इंटॉलरेंट होने लगे, फिर वो कभी भी रेडी हमेशा रहते थे क्या करने, वॉर के लिए जाने के लिए, ठीक है। The major European power in turn manipulated the nationalist aspiration of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims। तो क्या हुआ, जो मेजर यूरोपियन पावर्स था, जो टर्म में देखें अगर मैनिपुलेटेड और नेशनलिस्ट एस्पेरेंट्स के साथ, तो वो सब्जेक्ट्स ऑफ द पीपल इन यूरोप में जो भी थे वो फर्दर उन्हें क्या किया जाएगा, नए ओन किया जाएगा एज ए इम्पेरियलिस्टिक के जैसे, ठीक है। और द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप, अगर नेशनलिस्ट टेंशन के देखें जो सीरियस सोर्स था कहाँ पे 1871 में, वाज द एरिया कॉल्ड द बल्कन, जो क्या कहलाता था, वो एरिया था कहलाता था बल्कन। द बल्कन वाज अ रेन ऑफ जियोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशंस comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, who inhabitants were broadly known as the Slavs। तो इन सभी को क्या माना जाता था, एज अ स्लेव्स माना जाता था। और आगे देखा जाए तो फिर a large part of the Balkans was under the control of Ottoman Empire, एक बहुत ही बड़ा पार्ट देखा जाए बल्कन्स का तो किसके अंडर में था, ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज़ ऑफ रोमांटिक nationalism in Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire, वो क्या था, बल्कन रीजन में अगर नेशनलिज्म को देखा जाए तो टुगेदर क्या था, एक डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर का था, ठीक है। में इसने एक रेन को बनाया, रीजन को वेरी एक्सप्लोसिव बना दिया। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी की बात करें तो दो ऑटोमन एम्पायर था हैड सॉट द स्ट्रेथन, उसने अपने स्ट्रेथन को बढ़ाया इटसेल्फ थ्रू अ मॉडर्नाइजेशन, एक मॉडर्नाइजेशन से साथ साथ एन इंटरनल रिफॉर्म्स को भी बढ़ाया उन्होंने, बट विद वेरी लिटिल सक्सेस, थोड़े से सक्सेस के साथ। वन बाय वन अगर एक एक करके देखें, इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, और उसने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस को। द बाल्कन्स पीपल बेस्ड
देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस, बल्कन पीपल जो थे वो बेस्ट करते थे जो भी क्लेम था इंडिपेंडेंस का, और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनैलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड subsequently been subjected by the foreign। देखिए क्या हुआ, वन बाय वन सभी यूरोपियन को सब्जेक्ट किया गया। कैसे? एज अ नेशनलिस्ट को ब्रोक कर रहे हैं, अवे फ्रॉम द कंट्रोल से वो हो गए, कंट्रोल से अवे हो गए, और डिक्लेयर कर दिया गया इंडिपेंडेंस को। जो बल्कन थे वो पीपल जो थे वो बेस्ट करते थे किस पे? जो भी क्लेम्स थे इंडिपेंडेंस के और पॉलिटिकल राइट्स थे, ठीक है, नेशनैलिटी के, यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंस। वे अगर एक बार क्या हो सके, इंडिपेंडेंस हो सके, तो क्या होगा, बाई फॉरेन के द्वारा, फॉरेन पावर्स के द्वारा अगर वो इंडिपेंडेंस हो जाएं, सब्सिक्वेंट बीन, hence the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggle as attempts to win back their long lost independence। और वो अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने जो भी पहले के लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। As the different Slavic nationalities struggled to define their identity, the independence, the Balkan area became an area of intense conflict। तो क्या हुआ कि जो बल्कन एरिया था बिकेम करता है एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट करने का एक इंटेंस एरिया भी बन सकता है। द बल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस थे, ठीक है, वे एक साथ जलस फील करते थे ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। मैटर्स जो था वो फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बन गया, और जो बल्कन्स थे वे बिकम बन गए एक सीन ऑफ द बिग पावर रिवेलरी का एक सीन बन गया उनके साथ, ठीक है। इस पीरियड की बात करें तो देयर वॉज एन इंटेंस रिवेलरी अमॉन्ग द यूरोपियंस के बीच में एक इंटेंस रिवेलरी बन गया, ठीक है, पावर्स ओवर द ट्रेड के ऊपर, कॉलोनीज के ऊपर, एज वेल एज नावल एंड मिलिट्री माइट्स। अगर बातें करें तो मिलिट्री राइट्स भी हटा दिए गए हैं, ठीक है। दीज रिवेलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे ऑफ द बल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। और ये जो रिवेलरीज थे वो एविडेंट थे अगर बल्कन पावर जो थे क्या थे, प्रॉब्लम में थे और वो अनफोल्ड हो गए, ठीक है। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, एस्ट्रो हंगरियन, was keen on countering the whole of the other powers over the Balkans, extending its own control over the area। This led to the series of wars, ये लेड करता है एक series of war, the reign and finally First World War बिगिन हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से जो सीरीज ऑफ वार्स हुए इस रेन में, तो वो इसको अहेड करने लगे, एक्सटेंड होने लगा, सभी लोगों का पावर इधर उधर टूटने लगा, और फिर लास्ट में आ जाता है जो मेन प्रॉब्लम बन जाता है, वो होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार का डिक्लेरेशन हो जाता है, और इसके साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वर्ल्ड, जैसे ईयर पूरा वर्ल्ड है। और ये क्या हुआ, ए मैप सेलिब्रेटिंग ब्रिटिश एम्पायर, जब अब सेलिब्रेट करने लगा यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर अपना अपना काम करने लगेंगे। तो ये देखते हैं ब्रिटिश एम्पायर कैसे सेलिब्रेट करते थे। नेशनलिज्म अलाइन विथ इम्पेरियलिज्म, नेशनलिज्म जो था वो इम्पेरियलिज्म के साथ अलाइन था। लेड यूरोप टू डिसास्टर इन 1914, तो 1940 में ये डिसास्टर को लेड करता है। बट मीन वाइल अगर देखें, मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन colonized बाय द यूरोपियन पावर, जो भी कंट्रीज थे जो कॉलोनाइज हुए थे यूरोपियन पावर्स के साथ, इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इम्पेरियल डोमिनेशन, वो बिगेन शुरू करने लगे क्या, इम्पेरियल डोमिनेशन को। द एंटी इम्पेरियल मूवमेंट्स शुरू किए जाने लगे, डेवलप एवरीवेयर, सभी जगह पे नेशनलिस्ट के द्वारा, इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। इसके सेंस में वो लोग करते थे कि वो लोग क्या चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, इस सेंस में वो लोग शुरू कर देते हैं ये सब करना। बट एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, और वो इंस्पायर्ड हो जाते हैं कलेक्टिव नेशनल यूनिटी के साथ। फॉरगेस्ड इन कन्फ्रोंटेशन विद द इम्पेरियलिज्म, यूरोपियन आइडिया जो था नेशनलिज्म वर नो वेयर रेप्लिकेटेड, जो यूरोपियन आइडिया था वो रेप्लिकेट नहीं हुआ।
for people everywhere develop their own specific variety of nationalism, but the idea that society should be organized into nation state, और जो एरिया था, जो भी आइडिया था सोसाइटी ने शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स में, केम टू बी एक्सेप्टेड एज अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल, वो एक जैसा एक नेचुरल और यूनिवर्सल के जैसा एक्सेप्ट किया जाने लगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ से हमारा चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाता है। आपको अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए और फिर इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स मिल जाएंगे, उसका लिंक मिल जाएगा PDF। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन के आंसर मैं एक सेपरेट वीडियो में बना के उसे भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तब फिर अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी भी वीडियो में कहीं पे कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, तो आप लोग का कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर अभी आप सभी से अलविदा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर धन्यवाद, आपका दिन क्या रहे, शुभ रहे।